आज का हमारा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शंस इन डीसी मशीन्स। ये जो है आर्मेचर रिएक्शन एक डीसी मशीन का डिसएडवांटेज है। ये मोटर में भी होता है और जनरेटर में भी होता है। तो ये होता क्या है, जैसा कि हमको पता है कि डीसी मशीन जो होती है उसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग दोनों केसेस में ज़रूरी है, चाहे वो डीसी मशीन हो या डीसी जनरेटर हो, उसमें फील्ड वाइंडिंग होना ही चाहिए। फील्ड वाइंडिंग एक एन पोल और एक एस पोल बनाती है, जिससे एक फ्लक्स निकलता है जो एन से एस की तरफ जाता है। इस फ्लक्स को हम बोलते हैं फील्ड फ्लक्स। दूसरा जो पार्ट है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है और जनरेटर के केस में ये आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्रू करंट बनता है, इंड्यूस होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इसमें करंट बनता है और वो लोड को सप्लाई होता है। और उसी केस में यदि हम बोला जाए ये मोटर है, एक डीसी मोटर है, उस केस में हम सप्लाई देंगे जो कि कम्यूटेटर के थ्रू होते हुई आर्मेचर वाइंडिंग में जाएगी। तो इन दोनों केसेस में हमने देखा कि फील्ड तो हमेशा फिक्स होती है, हमेशा बनी हुई होती है, लेकिन आर्मेचर में करंट या तो दिया जाएगा या जनरेट होगा। तो आर्मेचर में करंट जो होगा उसमें खुद का एक फील्ड सेट हो जाएगा, उसमें बहने वाले करंट के कारण वो अपना खुद का एक फील्ड सेट करता है। तो वो जो करंट प्रोड्यूस करता है, फील्ड सेट करता है, उसके कारण जो मेन फील्ड है वो उसमें दो इफेक्ट आ जाते हैं, मेनली दो इफेक्ट आ जाते हैं, जिसके कारण एक इफेक्ट जो है वो कहलाता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मतलब ये जो फील्ड आर्मेचर का सेट हुआ है वो मेन फील्ड के कारण बनने वाले फ्लक्स की वैल्यू को कम कर देता है। माना कि यहाँ से 10 वेबर जो है फ्लक्स आ रहा है और ये जो है सेट जो किया है उसके कारण कुछ ऐसा फ्लक्स है जो इसको सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऐसा फ्लक्स है जो कि इसको अपोज कर रहा है। तो ये इसके टोटल फ्लक्स की वैल्यू को मान लो कि 2 वेबर कम कर दिया, तो मैग्नेट जो अपना रिजल्टेंट फ्लक्स है वो केवल 10 में से 8 बचेगा। तो ये कहलाता है इसका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, कि टोटल जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाती है। दूसरा जो इसका बैड इफेक्ट है उसको बोलते हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसका जो फील्ड फ्लक्स है उसकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है उसको ही वो अव्यवस्थित कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। देखिए एन से एस की तरफ जाने वाला फ्लक्स जो है बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है, एन से एस में प्रवेश करता है और बीच में आर्मेचर है, इसको कट करता हुआ क्रॉस होता है। लेकिन जब इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है तो ये क्या करता है, इसकी फील्ड की डायरेक्शन को, रेड वाली जो लाइंस दिखा रहे हैं पहले का फ्लक्स है, जबकि ये डिस्टॉर्ट होने के बाद में इसकी डायरेक्शन ऐसा टिप टू टिप चेंज हो जाएगी। पूरा एरिया कवर न करते हुए ये एक टिप से दूसरे टिप में जाने लगेगा। तो पहले जो है हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समझते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में हमारा जो फील्ड फ्लक्स है वो सेटअप है ऑलरेडी। ये आर्मेचर है, आर्मेचर में करंट जो है उसके कारण खुद का फील्ड है और ये हम देख रहे हैं कि जैसे इसकी डायरेक्शन यहाँ ऐसी है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो ये जो फील्ड बना रहा है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे जो कंडक्टर है उसमें इनसाइड करंट जा रहा है, जिसके कारण क्लॉकवाइज हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों फ्लक्स जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जबकि यहाँ यदि देखा जाए तो ये नीचे इसको अपोज करेगा, ऐसा ही नीचे है। तो ऐसे जो कंडक्टर होते हैं वो यहाँ पे मेन फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट करेंगे कहीं पर और कहीं पे इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो जहाँ अपोज करेंगे वहाँ ये इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और जहाँ सपोर्ट करेंगे वहाँ इसके इफेक्ट को बढ़ा देंगे। ऐसे ही जब होगा तो क्या होगा कि कहीं पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और कहीं पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं उसकी वैल्यू जो होंगी, मैग्नेटिक जो लाइंस हैं उसकी क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो फ्लक्स है
वो मेन फील्ड फ्लक्स को चेंज करके ऐसा डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देगा। ये कहलाएगा हमारा ट्रेलिंग पोल, ये हमारा कहलाएगा लीडिंग पोल। तो देख रहे हैं कि ट्रेलिंग पोल जो होता है वो स्ट्रांग हो गया, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, जबकि यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो लीडिंग पोल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसके कारण जो हमारा MNA है वो GNA से शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म आ रही है GNA और MNA। तो GNA क्या होता है, GNA जो होता है उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस ये होती है द लाइन विच बाइसेक्ट द टू अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। मतलब यदि किसी भी जगह पे हम दो मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं तो उसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं GNA। और ये जो होती है ये हमारे अर्थ में जो मैग्नेटिक है उसके कारण सेटअप होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये N और S के बीच में होगा और इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। जबकि जो MNA होता है वो क्या होता है, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स पासिंग थ्रू आर्मेचर इज कॉल्ड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो फील्ड की लाइंस हैं, वो क्या हो रहा है, आर्मेचर को ऐसी डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं, ऐसे डायरेक्शन में इसको पास कर रही हैं। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइंस ऐसी जा रही हैं तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे MNA। तो इसमें जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे MNA। तो एक आइडियल केस में GNA और MNA एक दूसरे के ऊपर होती हैं, GNA और MNA जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो ये एक आइडियल केस होता है और यही रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन है उसके कारण जो हमारा GNA है वो तो कभी चेंज होगा नहीं, लेकिन MNA जो होगा वो आर्मेचर में जाने वाली लाइंस अब कैसे हो गई हैं, ऐसे ना होकर वो शिफ्ट होकर ऐसे हो गई हैं। तो अब उसमें बनने वाला जो GNA है उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये क्या होगा, थीटा एंगल जो है MNA GNA से शिफ्ट हो जाएगा। ये GNA कभी चेंज नहीं होता है और ये चेंज हो जाने के कारण ये जो होगा वो थीटा एंगल शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या नुकसान होंगे, इससे जो नुकसान होगा, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। जो फ्लक्स है वो देखिए पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टिप जो है वो स्ट्रांग हो गई है, मैग्नेटिकली स्ट्रांग हो गई है, जबकि दूसरी टिप जो है उसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कम हो गई हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया वो क्या हो गया, इसमें खराब हो गया है। दूसरा क्या है, जनरेटेड EMF डिक्रीजेस एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेस। अब क्या होगा, जब जो आइडियल कंडीशन है वो चेंज होगी तो इसका आउटपुट भी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, मशीन की कम हो जाएगी। तीसरा है स्पार्किंग ऑन ब्रशेस। इसके जो ब्रशेस होते हैं वो जनरली ब्रशेस जो होते हैं वो जनरली MNA पोजीशन पे रखे जाते हैं। ब्रशेस जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, MNA की पोजीशन पे रखे जाते हैं। अब यदि ब्रशेस की पोजीशन आइडियल कंडीशन में ये थी, आइडियल कंडीशन में ब्रशेस की पोजीशन यदि ये थी और हमारा MNA शिफ्ट हो गया, हमारा MNA यदि शिफ्ट हो गया तो अब ये ब्रशेस की पोजीशन जो है वो MNA पे ना होके MNA से अलग हो गई। ऐसे केसेस में जब इसका कम्यूटेशन प्रोसेस होती है तो यहाँ पर स्पार्किंग होती है। कम्यूटेशन प्रोसेस के दौरान इसमें स्पार्किंग होती है। तो ब्रशेस जो होते हैं हमेशा MNA पे रखना होता है, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। अब देखिए जब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसका खराब हो गया, बिगड़ गया, कभी कोई टिप है वो स्ट्रांग हो रही है, एक टिप जो है वो वीक हो रही है, तो इसमें इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो खराब हो जाएगा। और हमने बताया था कि सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं या मोटर होती हैं उसमें जो पोल्स होते हैं उसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना आवश्यक है। तो जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्रशेस की जो पोजीशन है उसको हम MNA की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। MNA की तरफ शिफ्ट कर देने से, ब्रशेस की पोजीशन शिफ्ट कर देने से यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगी। दूसरा जो इफेक्ट है हमारा
उसको समझेंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जैसा कि हमने बताया था, जितना भी फील्ड फ्लक्स है, जैसे कि 10 वेबर है, और इस प्रोसेस के कारण वो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू को कम कर दिया, इसको बोलेंगे हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही आर्मेचर फ्लक्स जो है वो फील्ड फ्लक्स की वैल्यू को कम कर देता है। यही जो कहलाता है हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहलाता है। इसमें जो लीडिंग पोल टिप होती है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? इसमें आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसके सीरीज में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दी जाती है, और उस कंपनसेटिंग वाइंडिंग में वाइंडिंग जो होती है उसका ओरिएंटेशन ऐसा किया जाता है कि आर्मेचर में बहने वाले करंट की डायरेक्शन जो होती है उसके कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जाने वाले करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, आर्मेचर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको वो वहाँ से कैंसिल कर देता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है डीसी मशीन में, उसके बारे में जानेंगे। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन क्या होता है कि जैसे ये हमारा आर्मेचर है, और आर्मेचर जो है इस पे ब्रशेस लगे होते हैं, ऐसा ब्रशेस लगे होते हैं, और ब्रशेस जो है वो अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग समय पे टच होते हैं। तो जब वो दो सेगमेंट के बीच में आता है ब्रश, तब दो कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर देता है। यहाँ पे जैसे दो कॉइल हैं, दो कॉइल के दो सेगमेंट हैं, उसके बीच में जब ब्रश आएगा तो उनको दोनों को शॉर्ट कर देता है, और शॉर्ट करता है साथ ही जब ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाता है तब ये कॉइल जो होती है वो अपने करंट की डायरेक्शन चेंज करती है। और तो यही जो प्रोसेस कहलाती है इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन। अब ये कम्यूटेशन जो होता है इस प्रोसेस के दौरान जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ब्रश शिफ्ट होता है तो उस केस में उसके बीच में हैवी स्पार्किंग होती है। इसको हम इसका ड्रॉबैक बोलते हैं, कम्यूटेशन जो प्रोसेस है उसका ड्रॉबैक बोलते हैं। तो कम्यूटेशन प्रोसेस जो होती है उसको कभी भी पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, उसको जीरो नहीं किया जा सकता, बस उसके इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इंटरपोल्स यूज करते हैं। इंटरपोल्स क्या होते हैं? इंटरपोल्स एक पोल के जैसे ही संरचना होती है जो कि जो हमारे मेन फील्ड फ्लक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए चार पोल की हमारा डीसी मोटर या जनरेटर है तो उसमें चार पोल हैं, तो चार पोल जो होंगे, जो फील्ड पोल होंगे, उनके बीच में ही हम उतने ही नंबर में जितने हमारे जैसे चार पोल हैं तो चार इंटरपोल्स होंगे, तो इनके बीच में जो है हम इंटरपोल लगा देते हैं। इस इंटरपोल में जो वाइंडिंग होगी वो सीरीज में कनेक्टेड होती है, आर्मेचर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में कनेक्टेड होती है। और इसमें जो एन या एस होगा, ये एन होगा या एस होगा, ये डिपेंड करता है कि ये मोटर है या जनरेटर। जब जनरेटर का केस होता है तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में यदि देखा जाए तो जो आने वाला पोल है एन, मतलब इस डायरेक्शन में यदि चल रहे हैं तो ये इंटरपोल है, इंटरपोल में जो आने वाला जो पोल है वो है एन, तो इसकी डायरेक्शन जनरेटर के केस में एन होगी। और यही जो केस है यदि वो मोटर का केस होगा तो ये जो पोलैरिटी है वो जो इसके पीछे वाला पोल है उसके जैसे होगी। तो मोटर के केस में ये जो इंटरपोल होगा वो एस बनेगा, इसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि इसमें एस बने, और जनरेटर के केस में इसका ओरिएंटेशन हम ऐसा रखेंगे कि ये एन बने। तो जनरेटर के केस में क्या होता है, जो इसका अगला पोल है और इंटरपोल है उसकी पोलैरिटी सेम होगी, जबकि मोटर के केस में क्या होगा, इसके पीछे जो पोल है उसके जैसी इसकी पोलैरिटी होगी। मतलब मोटर के केस में ये इंटरपोल एस होगा और ये भी एस है, और इंटरपोल भी जो होगा वो एस होगा। तो पोलैरिटी जो होती है वो जनरेटर और मोटर के केस में दोनों केस में अलग अलग होगी। थैंक यू।